हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रेजिलियंस पे। मैं हूं आदर्श सिंह। आज हम बात करेंगे इकोनॉमी एनसीईआरटी क्लास 9 के तीसरे चैप्टर की। इसके पहले हमने दो चैप्टर देखा है। पहले चैप्टर हमने देखा था जो पालमपुर गांव, जो काल्पनिक गांव थी, वहां की क्या स्थितियां थी, वहां के लोग कैसे कृषि करते हैं और कृषि में क्या असमानता है, उसकी हम बात किए थे। और दूसरे चैप्टर में हमने देखा था कि मानव को हम कैसे संसाधन के रूप में बदल सकते हैं, मानव को हम कैसे संसाधन के रूप में उपयोग में ला सकते हैं, इसके बारे में हमने बात किया था। और उसी चैप्टर में ही दूसरे में ही हमने बात की थी रोजगार की, बात की थी शिक्षा की, स्वास्थ्य की, कि शिक्षा जो है आपके जीवन के लिए कितनी ज़रूरी है, कितनी आवश्यक है, और रोजगार कितने प्रकार के होते हैं, किस प्रकार के बेरोजगारी है अपने देश में। बेरोजगारी तो कई प्रकार की है, लेकिन उसमें हमने कुछ शहरी बेरोजगारी और ग्रामीण बेरोजगारी की बात कही थी। और आज हम देखेंगे निर्धनता। निर्धनता एक चुनौती, गरीबी। अगर एक तरह से कहिए तो गरीबी एक देश के लिए, किसी भी देश के लिए, अपने देश हो या कोई भी देश हो, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ा अभिशाप है। ठीक है। और एक गरीब व्यक्ति होना भी एक बहुत बड़ा अभिशाप है। देखिए, हम इसमें आज देखेंगे निर्धनता में, गरीबी में, कि गरीबी के क्या मापदंड हैं, किसको गरीब कहा जाएगा, कौन गरीब की श्रेणी में आएगा, कौन गरीबी रेखा से नीचे आएगा, इसकी हम बात करेंगे। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा अगल बगल, अपने गांव घर के अगल बगल, तो आप लोगों को लगता होगा ये भी गरीब है, वो भी गरीब है। तो उसको हम आज समझेंगे। गरीब आखिर में वास्तविक रूप से गरीब होता कौन है, किसको हम गरीब मानेंगे, सरकार किसको गरीब मानती है, वर्ल्ड बैंक किसको गरीब मानती है। ठीक है। और इसके लिए क्या क्या उपाय किए गए हैं, क्या क्या चुनौतियां हैं अभी। ठीक है। और हम बात करें गरीबी की, तो गरीबी को दूर करने के लिए पूरे विश्व स्तर पर कार्यक्रम चल ही रहा है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जो अपने एसडीजी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, उसमें पहला ही जो लक्ष्य निर्धारित है वो गरीबी ही है, कि गरीबी कैसे ख़त्म की जाए। और हम इस पे भी चर्चा करेंगे कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ उस समय गरीबी की स्थिति क्या थी, आज गरीबी की स्थिति क्या है, और आने वाले समय में क्या परिस्थिति होगी। ठीक है। तो एक एक चीज़ों को हम देखते चलेंगे, समझते चलेंगे। और आप इस वीडियो को लाइक करते चलिए, शेयर करते चलिए, और जो लोग चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करते चलें। ठीक है। तो आइए हम देखते हैं, इसी क्रम में, इसी कड़ी में देखते हुए चलते हैं कि इकोनॉमी क्लास 9 चैप्टर नंबर 3 अध्याय 3 की बात करेंगे, निर्धनता एक चुनौती। ये निर्धनता है क्या? देखिए, ये बेसिक चीज़ है। बेसिक हम इसलिए, जब तक देखिए बेसिक चीज़ आपका क्लियर नहीं होगा, बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, तो आगे की बातें आपको समझ में आएगी नहीं। बस पर्पज़ यही है क्लास 9 एनसीईआरटी स्टार्ट करने का, कि आपका बेसिक जो है, बेसिक चीज़ें वो क्लियर हो जाए। जब जानेंगे नहीं कि निर्धनता क्या है, जब जानेंगे नहीं कि बेरोजगारी क्या है, तो आगे की बात को आप कैसे जान पाएंगे। आपको निर्धनता कहा जाए कि नहीं, आप अपने देश में 25% लोग गरीब हैं, तो उनके लिए क्या क्या उपाय किए जाने हैं। कोई 10 उपाय बताइए, कोई 5 उपाय बताइए, तो कैसे आप उपाय बता पाएंगे जब तक आप ये नहीं जानेंगे नहीं निर्धन वास्तविक रूप से निर्धन है कौन, वास्तविक रूप से गरीब है कौन। तो उसको उपाय कैसे सुझाएंगे आप, कैसे आप उपाय देंगे, कैसे उस गरीबी को दूर करने के लिए आप कोई कार्यक्रम चलाएंगे। तो इसीलिए सबसे पहले हम बेसिक चीज़ है उसको जानेंगे। और देखिए, ये क्लास 9 का तीसरा चैप्टर है इकोनॉमी का। इसके बाद चौथे चैप्टर में ये पूरा क्लास 9 का ये बुक ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद हम लेकर आएंगे क्लास 10। क्लास 10 की जो किताब है एनसीईआरटी इकोनॉमी की, उसको लेके आएंगे। क्लास 11th की लेके आएंगे। ऐसे ही क्रम बाय क्रम चलता रहेगा। और उसके बाद हम लेके आएंगे पॉलिटी की भी एनसीईआरटी। पॉलिटी की एनसीईआरटी की किताब जो है क्लास 9 से ही लेके आएंगे, ताकि वहाँ से भी कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए। ठीक है। तो आइए देखते हैं कि निर्धनता है क्या। अगर इस अध्याय में हम बात करें तो इस अध्याय में मूल रूप से निर्धनता की बात की गई है कि निर्धनता है क्या। जो क्या है, स्वतंत्र भारत के सम्मुख एक सर्वाधिक कठिन चुनौती है। ये किसी भी देश के लिए एक निर्धनता कहिए तो चुनौती ही है, कि उस देश में जितने लोग निर्धन हैं कैसे उससे उभरा जाए। अगर हम इसकी बात करें कि निर्धन किसको मानता है, तो वर्ल्ड बैंक जो है ये मानता है कि 1.9, लगभग 1.9
डॉलर जिसका प्रतिदिन इनकम है, उस मतलब 1.9 लगभग $2 मान लीजिए, $2 से कम जिसका इनकम है वो गरीब है। किसके नज़र में? वर्ल्ड बैंक के नज़र में। ठीक है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। अगर हम वो इसकी बात करें डॉलर की, $2 की, तो भारत के हिसाब से कितना रुपया हो गया? लगभग 130 या 140 रुपया हो गया। ठीक है, तो एक व्यक्ति 130 या 140 रुपया कमा रहा है तो वो, उससे ऊपर कमा रहा है वो गरीब नहीं है, उससे कम कमा रहा है तो वो गरीब है। तो आप एक अंदाज़ा ये लगाइए कि 130-40 रुपये जो कमा रहा है प्रतिदिन, क्या उसकी मूलभूत आवश्यकताएं इससे पूरी हो पाएंगी? 150 मान लीजिए, अगर वो 150 रुपये ही कमा रहा है प्रतिदिन, तो उसकी मूलभूत आवश्यकताएं पूरी हो पाएंगी? नहीं, संभव नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये भी सही आंकड़ा नहीं है, सही चीज़ें नहीं हो क्या, लेकिन वर्ल्ड बैंक ने माना है। तो देखिए, यह क्या है? बहुआयामी समस्या है। बहुआयामी मतलब कि मल्टी डायमेंशनल, मतलब कई तरह की चीज़ें इसमें है, कई तरह की समस्याएं हैं गरीबी में। सामाजिक विज्ञानों में निर्धनता के प्रति दृष्टिकोण की भी चर्चा करता है। भारत तथा विश्व में निर्धनता की प्रवृत्तियों को निर्धनता रेखा की अवधारणा के माध्यम से समझाया गया है। इस किताब में जो दिया गया वो है। ठीक है, अगर हम परिचय की बात कर लें इसमें, इंट्रोडक्शन की, तो हम अपने दैनिक जीवन में बहुत लोगों से मिलते हैं। आप लोग भी मिलते होंगे, आप अपने गांव में, अपने शहर में होंगे, जहाँ भी होंगे, तो अपने अगल बगल के लोगों के बारे में, मतलब लोगों से मिलते होंगे, देखते होंगे। सबके इनकम जो हैं अलग अलग हैं। जैसे कई होते हैं जो भूमिहीन श्रमिक होते हैं। भूमिहीन श्रमिक का मतलब कितने लोग तो ऐसे हैं जिसके पास थोड़ी सी भी ज़मीन नहीं है, और कितने लोग तो ऐसे हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है, जो बड़े किसान हैं। जो भारत में भूमि बंटवारा हुआ है, ठीक है, भूमि का जो आवंटन हुआ है वो सही तरीके से नहीं हुआ है। अगर हम बात कर लें भूमि बंटवारा की, तो जो 80% ज़मीनें हैं भारत की, वो 20% लोगों के पास है। किसके पास है? 20% लोगों के पास है। ठीक है, और जो 20% ज़मीनें हैं उस पर 80% लोग। ये कहाँ तक सही है? तो गरीबी तो रहेगी रहेगी। तो बहुत ऐसे लोग हैं जो भूमिहीन हैं, और शहरों की भीड़ भरी झुग्गियों में रहने वाले, जैसे झुग्गी उग्गी, जैसे आप चले जाएंगे मुंबई में देखेंगे, तो वहाँ जो गरीब लोग रहते हैं वो झुग्गी में रहते हैं। उसको खोली बोला जाता है, खोली, कि वो खोली में रहते हैं। वहाँ क्या होता है कि जैसे तैसे व्यवस्था है, बस आप रह सकते हैं, और कोई बहुत स्टैंडर्ड व्यवस्था नहीं है। कम रेंट पे मिल जाता है आपको चीज़ें। तो वो लोग रहते हैं खोली में। तो वो लोग क्या हैं? गरीब हैं। वे निर्माण स्थलों के दैनिक वेतन भोगी श्रमिक भी हो सकते हैं। जैसे कोई भी ऐसा मजदूर डेली कमा रहा है, डेली खा रहा है। जैसे एक रिक्शा चालक है, या एक दिहाड़ी मजदूर है, वो क्या करता है? डेली कमाता है, डेली खाता है। मतलब रोज कुआं खोदेगा, रोज पानी निकालेगा, रोज कुआं खोदेगा, रोज पानी निकालेगा। तो उसको क्या बोलते हैं कि दैनिक वेतन भोगी श्रमिक। मतलब डेली काम करना है, डेली खाना है। दिन भर में 100 रुपये कमाएगा तो 100 रुपये में उसका साग सब्जी जो भी है आ जाता है। जैसे ये देख लीजिए, यहाँ पे जो काम हो रहा है ये डेली बेसिस पे काम करने वाले हैं। ठीक, अब ये अभी कितना कमा पाएंगे? ये तो उतना ही कमा पाएंगे ना कि जितनी इनके कैसे भी खर्च बच चल जाएंगे। अब देखते हैं, यहाँ बाल श्रमिक भी है। बाल श्रमिक तो ऐसे है, जैसे मान लीजिए कि एक पूरी फैमिली है, ठीक है, उनके 4 बच्चे भी हैं। अब वो फैमिली में हस्बैंड वाइफ दोनों काम कर रहे हैं, महिला और पुरुष जो हैं वो दोनों काम कर रहे हैं। उसके बाद भी उनके खर्च नहीं चल पा रहे, उनके दैनिक जीवन की जो भी मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो पूरी नहीं हो पा रही हैं। अब वो क्या करेंगे? जैसे ही लड़का बड़ा होगा, 10 या 12 साल का होगा, उसके बाद कहेंगे कि जाओ किसी होटल या किसी दुकान पे काम करो। तो ये बाल श्रमिक हो गया। ऐसा नहीं कि नहीं, उसे ज़बरदस्ती काम कराया जा रहा है। उसके पिताजी उसको भेज रहे हैं, उसकी माताजी उसको भेज रही हैं कि जाओ वहाँ उस दुकान पे काम करो, चाय की दुकान पे जाओ, कहीं भी जाओ, जाके काम करो। तो बाल श्रमिक को बढ़ावा मिला, बाल श्रमिक में वृद्धि हुई। तो क्या इससे गरीबी खत्म हो जाएगी?
नहीं, इससे गरीबी नहीं खत्म। अभी हम बात कर रहे हैं गरीब है कौन, गरीबी किस, इसकी बात कर रहे हैं। गरीबी खत्म की बात हम लास्ट में करेंगे कि गरीबी को मतलब कैसे इसका समाधान होगा, कैसे क्या कर सकते हैं, सरकार इसके लिए क्या क्या योजनाएं लाई हैं, इसकी हम बात करेंगे आगे। अभी हम बात करें गरीबी की, गरीबी किस प्रकार के लोग गरीब हैं अपने देश में, ठीक है, इसकी हम बात कर रहे हैं। बाल श्रमिक भी हैं, वे चिथड़ों में बच्चे उठाए भिखारी भी हो सकते हैं। सही बात है, भिखारी भी जो होते हैं वो तो गरीबी है ना। हम अपने चारों ओर गरीबी देखते हैं। वास्तव में देश का हर चौथा व्यक्ति निर्धन है। मतलब 4 व्यक्ति हैं, उसमें 3 व्यक्ति अमीर हैं और 1 व्यक्ति गरीब है। इसका अर्थ है कि वर्ष 2011-12 में भारत में मोटे तौर पर 270 मिलियन या 27 करोड़ लोग निर्धनता में जीते हैं। बताइए ये कितनी मतलब शर्म की बात है कि 27 करोड़ लोग भी, 27 करोड़ लोग आज भी गरीब हैं। ये कहाँ तक सही है? विश्व में भारत में सबसे अधिक निर्धनों का संकेंद्रण है। यह इस चुनौती की गंभीरता को दर्शाता है। सही बात है। देखिए गरीबी की हम बात करें तो सबसे मूलभूत अगर चीज़ है गरीबी को ख़त्म करने का तो वो है शिक्षा। अगर आप शिक्षा का सही निर्धारण कर लेते हैं या शिक्षा सभी लोगों तक पहुंचा देते हैं तो गरीबी कम हो सकती है। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि 100% गरीबी खत्म हो जाएगी, लेकिन जो आंकड़ा है ये 27 करोड़ का, वो 27 करोड़ से घटकर 10 करोड़ पे आ जाएगी, 5 करोड़ पे आ जाएगी। वो क्या है? शिक्षा। देखिए कोई भी एक गरीब परिवार है वो अपने बच्चे को पढ़ाता है, अपने बच्चे को शिक्षित करता है। जो उसका इन्वेस्टमेंट है, जो अपना निवेश करता है, किस में करता है? बच्चों पे करता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि जो आज हम निवेश करेंगे वो आने वाले 5 साल बाद, 10 साल बाद वो हमको उसका डबल नहीं, उसका 4 गुना 10 गुना हमको वापस मिलेगा। शिक्षा ऐसी ताकत है कि वो जो पेरेंट्स थोड़ा पढ़े लिखे हैं वो अलग बात है कि वो डेली बेसिस पे कमा के या कैसे भी करके व्यवस्था करके वो पैसा देंगे। अगर थोड़ा सा भी वो समझते हैं कि नहीं शिक्षा से हम बहुत कुछ बदल सकते हैं, और बच्चा भी नहीं सोचता है कि नहीं हम शिक्षा से बदल सकते हैं, उसके अंदर भी जब पढ़ने का जुनून होता है तो पेरेंट्स भी व्यवस्था करके देते हैं। जब व्यवस्था करके पेरेंट्स देते हैं तो वो जानते हैं कि नहीं आज हम इसमें निवेश करेंगे तो आने वाले समय में हमको इसका फ़ायदा मिलेगा। इसका फ़ायदा कैसे मिलेगा? कि वो खुद की गरीबी दूर कर लेगा, जैसे तैसे पढ़ा। अब आने वाले समय में वो अपने जो देखिए चक्रीय गरीबी जो है, जो चक्र जो सर्किल चल रही है गरीबी की, कि नहीं उसके दादाजी गरीब रहे, उसके पिताजी गरीब रहे और वो भी गरीब है, उसका लड़का भी गरीब होगा। क्यों? क्योंकि वो पढ़ा लिखा नहीं पाएगा तो गरीब रहेगा। जब तक ये चक्र टूटेगा नहीं, जब तक ये सर्किल टूटेगा नहीं, तब तक गरीबी खत्म नहीं हो सकती है। ठीक है, तो इस चेन को तोड़ना होगा। कोई एक ऐसा परिवार का निकले जो इस चेन को तोड़े। जी दोनों इस चेन को तोड़ेगा, गरीबी उसके परिवार की खत्म होगी, और उसके परिवार की खत्म होगी तो अगल बगल 2-4 लोगों के भी 2-4 लोगों का भी गरीबी कम होगा। ठीक है, तो सबसे बड़ी मूलभूत क्या है, सबसे बेसिक चीज़ क्या है कि शिक्षित। अगर सब लोग शिक्षित हो जाएं और शिक्षा मिल जाए सबको, और शिक्षा के साथ साथ एक अपने अंदर भी एक होना चाहिए। नहीं हम ये कर, कोई ऐसा नहीं कि नहीं शिक्षित हम हो गए और हमको बैठे बैठे नौकरी मिल गई, बैठे बैठे सब कुछ हो गया, ऐसा नहीं है। शिक्षा के बाद भी आप भी अपनी ईमानदारी से अपना कार्य करें। अपने अंदर इसकी बात हम किए थे पिछले क्लास में, हमने इसकी बात की थी शिक्षा के महत्व की। शिक्षा कितना किसी के जीवन में कितना इम्पोर्टेंट है, कितना महत्वपूर्ण, कितना मायने रखता है, इसकी हमने बात किया था। तो आप पिछला वीडियो देख सकते हैं जा करके, इसके पहले जो वीडियो आई थी वो देख सकते हैं। तो गरीबी को ख़त्म करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? शिक्षा को लेके आएंगे। शिक्षा के बाद गरीबी कम हो सकती है। अब हम बात करेंगे कि निर्धनता जो है कितने प्रकार की है। तो निर्धनता अगर हम बात करें तो ये
एक शहरी निर्धनता हो गया और एक ग्रामीण निर्धनता हो गई। जैसे हमने बात किया था बेरोजगारी की, तो ग्रामीण बेरोजगारी थी और शहरी बेरोजगारी थी, ठीक है। और वैसे ही यहाँ पे है शहरी निर्धनता और ग्रामीण निर्धनता। तो एक कहानी के रूप में समझते हैं। जैसे ये एक कहानी है, 33 वर्ष का रामशरण रहता है। रामशरण जो झारखंड के हैं, और ये क्या करते हैं, गेहूं के आटे के मिल में वो डेली बेसिस पे काम कर रहे हैं, मतलब दिहाड़ी मजदूर के रूप में वो काम कर रहे हैं। डेली उस मिल में काम कर रहे हैं और डेली उनको पैसा मिल रहा है। किसको? ये रामशरण को। शहर में रहते हैं और शहर में ही एक मिल है, आटे की मिल है, वहाँ वो जाते हैं, डेली बेसिस पे वो काम करते हैं। जब कभी उससे रोजगार मिलता है तो वह एक महीने में लगभग 1500 रुपये कमा लेते हैं। रामशरण जो है वो 1500 रुपये कमा लेता है एक महीने में, और यह 6 सदस्यों का परिवार है, ठीक। उनके परिवार में टोटल कितने लोग हैं? 6 लोग हैं। क्या ये 1500 रुपये 6 लोगों में, देखिए आंकड़ा में जाइए, वो ठीक है, पुराना आंकड़ा दिया हुआ है पहले का 1500 रुपये। अगर मान लीजिए कि अगर वो 5000 रुपये भी कमाते हैं, ठीक है, अगर हम आज के समय 5000 भी मान लें महीने का, तो ये 6 लोगों में पर्याप्त नहीं है। आंकड़ा पे मत जाइए। तो ये 6 लोगों में चलाने के लिए पर्याप्त नहीं है। लेकिन इनका ये फिक्स नहीं है, ये इनको 1500 रुपये मिल ही रहा है। ये क्या बोल रहे कि उनको रोजगार, जब उनको रोजगार मिलता है तो वो कमा लेते हैं डेली बेसिस पे, और नहीं तो कुछ भी नहीं कमाते हैं। ऐसा भी है, क्योंकि उनका फिक्स तो है नहीं। जिसमें उसकी पत्नी और 6 माह से 12 वर्ष तक की आयु के 4 बच्चे शामिल हैं। एक उनकी वाइफ है और एक वो है, 2 लोग हो गए। और 6 माह का सबसे छोटा लड़का है और सबसे बड़ा लड़का जो है 12 वर्ष का है, और बाकी 2 छोटे छोटे हैं बीच में, तो वो 4 लड़के हो गए, ठीक है। और उससे रामगढ़ के पास देखिए, अब ये काम कर रहे हैं आटे मिल पे, डेली बेसिस पे काम कर रहे हैं। अब क्या, मकान का किराया अदा करने के पश्चात वो क्या करते हैं कि इनको अब घर पैसा भी भेजना है माता पिता को, लेकिन ये नहीं भेज पा रहे हैं, ठीक। अब इनको, ये जो है उनका लड़का है बड़ा वाला 12 साल का, किसका? रामशरण का। अब इनकी मजबूरी ये है कि जब खर्चा नहीं चल पा रहा है तो ये क्या कर रहे हैं कि अपने बड़े वाले लड़के को बोलते हैं कि तुम जाओ चाय की दुकान पे काम करो, और वो चाय की दुकान पे काम करने के लिए भेज देते हैं। तो इससे क्या गरीबी खत्म हो जाएगी? नहीं। ये अब ये चक्र जो है आगे चलता रहेगा। रामशरण नहीं पढ़ पाए, अब उनका लड़का भी नहीं पढ़ पाएगा। अब इससे क्या होगा कि जब उनका लड़का भी नहीं पढ़ पाएगा तो फिर ये अपने लड़के को नहीं पढ़ा पाएगा। तो ये चक्र जो है हमेशा चलता रहेगा, इससे गरीबी खत्म नहीं होगी, बस जैसे तैसे जीवन इनका चलेगा। अब वहीं रामपुर के समीप गांव में रह रहे अपने बूढ़े माता पिता के लिए भी पैसा भेजना पड़ता है। अब रामशरण को अपने माँ बाप के लिए भी पैसा भेजना पड़ता है, क्योंकि उनके पिताजी जो क्या है, भूमिहीन श्रमिक हैं, ठीक है। और जीवन निर्वाह करने के लिए रामशरण हजारीबाग में रह रहे हैं, ठीक है, और उसके भाई पर निर्भर हैं। रामशरण शहर के बाहरी क्षेत्र में स्थित भीड़ भरी बस्ती में किराए पर एक कमरे के मकान में रहता है। यह ईंटों और मिट्टी के खपड़ों से बनी एक कामचलाऊ झोपड़ी है। वही बताया ना आपको, खोली, जो मुंबई में अक्सर मिलता है, खोली वही है। उसकी पत्नी संता देवी कुछ घरों में अंशकालिक नौकरानी का काम करती है तथा 800 रुपये वो कमा लेती है। अब उसकी पत्नी क्या करती है कि नहीं, अब थोड़ा सा आमदनी बढ़े, घर का खर्च नहीं चल पा रहा, तो उनकी पत्नी भी बाहर निकलती है। वो बाहर निकल क्या काम करती है, वो दूसरे के घर में बर्तन साफ करने का काम, नौकरानी का काम करती है, और उसको 800 रुपये मिलते हैं। उसको मिलते हैं 1500, इनको मिलते हैं 800। और वे दिन में 2 बार दाल और चावल का अल्प भोजन जुटा लेते हैं, जैसे तैसे खाने की व्यवस्था कर लेते हैं, जबकि वह उन लोगों के लिए पर्याप्त नहीं होता है। और उनका बड़ा बेटा, जो उनका बड़ा बेटा होता है, वो क्या करता है, आय में वृद्धि के लिए चाय की एक दुकान में सहायक का काम करता है, और उसको मिल जाता है कितना, 300 रुपये।
उनकी 10 साल की बेटी छोटे बच्चों की देखभाल करती है। कोई भी बच्चा स्कूल नहीं जाता है, उनमें से प्रत्येक के पास 2 जोड़े फटे पुराने कपड़े ही हैं। नए कपड़े तभी खरीदे जाते हैं जब पुराने बिल्कुल पहनने योग्य नहीं रहते हैं। और जूते पहनना तो उनके लिए विलासिता की बात रहती है, मतलब कि लग्जरियस की बात रहती है। वो जब जूता पहनते तो उनको लगता है कि नहीं, हम बहुत अच्छा चीज़ पहने हैं, बहुत अच्छा उस दिन उन लोगों को लगता है। छोटे बच्चे अल्प पोषित रहते हैं। जब वे बीमार होते हैं तो उन्हें चिकित्सा की कोई सुविधा नहीं मिलती। देखिए, अब यहाँ हम बताते हैं आपको, इस कहानी को हम समझते हैं। रामचरण है, उनकी वाइफ है, उनके 4 बच्चे हैं, टोटल 6 लोग हैं। अब देखिए कैसे गरीब हैं वो लोग। उनके आय इतनी नहीं है कि वो अपने बच्चों को भरपूर भोजन भी करा सकें। जब अच्छे से उनको पौष्टिक आहार नहीं मिलेगा तो वो क्या होंगे, कुपोषण के शिकार होंगे, कुपोषित होंगे। वो जैसे तैसे उनका पेट भर रहा है, इतनी भी उनकी आमदनी नहीं है कि वो पौष्टिक आहार दे सकें। और अगर कोई बीमार होता है तो उनको चिकित्सा, मतलब मेडिकल या हॉस्पिटल ले जाने की भी व्यवस्था उनके पास नहीं है कि वो इलाज करा सकें। ठीक है। और कपड़े तो उनके वही त्यौहार पे या बहुत फट जाते हैं तभी आते हैं, नहीं तो जैसे तैसे कपड़ा पहन के अपना काम चला रहे हैं। अब इसमें एक समझने वाली बात इसमें यह है कि रामचरण ने अपने बच्चे को पढ़ाया नहीं, जो पैसा आ रहा है जैसे तैसे अपना कर रहे हैं। उनके पिताजी घर पे हैं, उनको भी पैसा वो भेज रहे हैं, कर रहे हैं। उन्होंने अपने लड़के को नहीं पढ़ाया। इससे क्या होगा कि जब उनका लड़का नहीं पढ़ेगा तो आमदनी में वृद्धि होगी नहीं। ठीक है, किसी भी चीज़ में वृद्धि नहीं होगी, आर्थिक विकास नहीं होगा। और उनका लड़का चाहे कि दुकान पे काम करे, चाहे कि दुकान करते करते हाँ थोड़ा बहुत आमदनी बढ़ेगी, चाहे कि दुकान पे करते करते, लेकिन उस हिसाब से वृद्धि नहीं होगी कि जैसे वो कहीं पढ़ लिख कर सेलेक्ट हो जाता या पढ़ लिख कर जीवन में कुछ कर लेता। तो इससे क्या है कि जब तक ये सर्किल नहीं टूटेगा तब तक गरीबी खत्म नहीं होगी। अब इनका सर्किल चल रहा है, लगातार एक कंटिन्यू चल रहा है। वो नहीं पढ़े, उनके लड़का नहीं पढ़ेगा, लड़का और वो अपने लड़के को नहीं पढ़ाएगा, तो क्या गरीबी खत्म नहीं हुई यहाँ से। अब हम देखते हैं ग्रामीण बेरोजगारी, ग्रामीण बेरोजगारी नहीं, ग्रामीण निर्धनता। कि ग्रामीण गरीबी क्या है, गांव में लोग गरीब कैसे होते हैं। ठीक, देखिए ये लखा सिंह हैं। यहाँ कौन था, रामचरण थे, यहाँ है लखा सिंह, जो उत्तर प्रदेश के मेरठ के पास के एक गांव के रहने वाले हैं। उनके परिवार के पास कोई भूमि नहीं है, किसी प्रकार की जमीन उनके पास नहीं है। इसलिए वो क्या करते हैं कि जो बड़े किसान होते हैं उनके यहाँ जाकर के वो छोटा मोटा काम कर रहे हैं। देखिए वो शहरी निर्धनता थी, वो शहर में रह रहे हैं, शहर में रह के वो 1500 रुपये कमा रहे हैं, उनकी वाइफ 800 रुपये कमा रही है, लड़का 300 रुपये कमा रहा है। शहर में है, किराए के मकान में रहते हैं, मकान के और झुग्गी झोपड़ी है, जैसे तैसे अपना जीवन उसमें काट रहे हैं। अब ये ग्रामीण निर्धनता है। गाँव के मैक्सिमम लोग तो खेती पर ही निर्भर है, कृषि पर ही निर्भर है। और ये जो लखा सिंह हैं गांव में हैं, लेकिन इनके पास खेती करने के लिए भूमि नहीं है, खेती करने के लिए इनके पास ज़मीन नहीं है। ये क्या है, ये भूमिहीन है। तो ये क्या करते हैं कि बड़े किसानों के यहाँ छोटा मोटा काम कर लेते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। और काम इनको देखिए, गांव में तो अनियमित काम मिलता है, रेगुलर काम मिलता नहीं है। गाँव में अक्सर देखेंगे तो मौसमी बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी चरम सीमा पे है, और आय भी वैसी ही होती है। कई बार उसे पूरे दिन की मेहनत के बदले 50 रुपये ही मिलते हैं, लेकिन प्रायः खेतों में पूरे दिन मेहनत करने के बाद उसे वस्तु के रूप में कुछ किलोग्राम गेहूं, दाल या थोड़ी सी सब्जी मिल जाती है। अक्सर देखेंगे गांव में लोग कहते हैं कि चलो ये थोड़ा काम है मेरा, कर दो, हम तुमको कुछ दे देंगे। तो कोई गेहूं दे देता है, कोई दाल दे देता है, या कोई सब्जी बोया तो बोलता है थोड़ा सब्जी ही तोड़ के लेके चले जाओ। अक्सर देखे होंगे आप लोग गाँव में, जो गांव से बिलोंग करते हैं, जो सामान्य परिवार से हैं, वो इस चीज़ को भली भांति जानते होंगे कि ये होता है। ठीक है। और उनका जो परिवार है, 8 सदस्यों का परिवार है, हमेशा 2 वक्त का भोजन भी नहीं जुटा पाता है। लखा सिंह गांव के बाहर एक कच्ची झोपड़ी में रहता है,
और परिवार की महिलाएं पूरा दिन खेतों में चारा काटने और खेतों से जलाने के लिए लकड़ियां बीनने में ही गुजार देती हैं। अब तो अपने माननीय प्रधानमंत्री जी ने उज्ज्वला योजना ला दिया है। अब घर घर गैस चूल्हा हो गया है, लोगों को गैस सिलेंडर मिलने लगे हैं। तो ये उस समय की बात है जब ये चीज़ें नहीं थी। आज भी बहुत लोगों के घर में है कि लकड़ियाँ ही से ही काम चल रहा है। सबके घर में अभी तक ये सुविधाएं नहीं पहुँची हैं और आने वाले समय में पहुँच जाएंगी। तो उनके घर की महिलाएं क्या करती हैं, लकड़ियाँ बीनती हैं और लकड़ियाँ बीन कर क्या करती हैं, वो अपना चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी को वन से बीन के लाती हैं। उनके पिताजी जो तपेदिक के मरीज थे, चिकित्सा के अभाव में 2 वर्ष की मृत्यु हो गई। देखिए सबसे बड़ी बात यही होती है, एक जो गरीब परिवार होता है वो जैसे तैसे तो अपना जीवन यापन कर लेता है, सुबह शाम 2 रोटी की व्यवस्था कर लेता है। सबसे अधिक उस समय उसके ऊपर पहाड़ टूटता है, सबसे अधिक उस समय उसकी परिस्थितियाँ और कमज़ोर हो जाती हैं कि जब उसके घर में कोई बीमार हो जाता है, जब उसके घर में कोई किसी लंबी बीमारी से ग्रसित हो जाता है और रेगुलर ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है, रेगुलर मेडिसिन की आवश्यकता होती है, रेगुलर चेकअप की आवश्यकता होती है। अब बताइए कि जो व्यक्ति सुबह शाम अपने भोजन की व्यवस्था अपने परिवार के लिए जैसे तैसे कर पा रहा है, अब वो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, इलाज के लिए पैसा कहाँ से लेके आएगा? अब वो क्या करेगा? उस दिन सबसे अधिक स्थिति खराब हो जाती है। और अपने देश की स्थिति तो देख ही रहे हैं, कोरोना में क्या हुआ है। सच्चाई है, इस कोरोना काल में सबसे अधिक उन्हीं लोगों की मृत्यु हुई है। मृत्यु तो सबकी हुई है, बहुत लोग मरे हैं, लेकिन अब अधिकता की बात करें, अधिकतम लोग, तो अधिकतम लोग वही मरे हैं जिनके पास व्यवस्था नहीं थे, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए पैसे नहीं थे। वैसे लोग भी कोरोना में मरे हैं, जिनके पास बहुत पैसा था वो लोग भी मरे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उन लोगों को सबसे अधिक दिक्कत हुई है जो एक पैरासीटामॉल भी नहीं खरीद सकते हैं। सोचिए, ऐसे भी लोग हैं कि पैरासीटामॉल भी नहीं खरीद सकते हैं, उनके पास इतनी पैसे की व्यवस्था नहीं है। आज भी स्थिति खराब है, इसको मानिए, सच्चाई है। तो यहाँ पे क्या होता है कि उनके पिताजी की तपेदिक के मरीज रहते हैं और वो इलाज के अभाव में उनकी मृत्यु हो जाती है। उनके पास पैसा खाने के लिए है नहीं, तो इलाज कहाँ से कराएंगे? मृत्यु होना है, ये तो लाजमी है। और उनकी माँ, उसकी माँ अब उसी बीमारी से ग्रस्त हैं। पिताजी एक्सपायर कर गए उनके, और माताजी उनकी उसी बीमारी से ग्रस्त हैं। अब इलाज नहीं होने के अभाव में, इलाज नहीं होने के कारण क्या हो रहा है, अब उनका भी जीवन, उनके माताजी का जीवन क्या धीरे धीरे क्षीण हो रहा है, धीरे धीरे अब खत्म होने के कगार पे है। धीरे धीरे उनकी जो स्थिति है वो कमज़ोर हो रही है। और गांव में एक प्राथमिक विद्यालय है, लखा वहाँ भी नहीं गया। उसे 10 वर्ष की उम्र से ही कमाना शुरू करना पड़ा, मजबूरी थी। जैसे वो लड़के के साथ हुआ जो राम शरण का लड़का था, 12 वर्ष की अवस्था में ही चाय की दुकान पे चला गया, ठीक है। तो ऐसे लखा सिंह के साथ भी क्या हुआ, उनके एक प्राथमिक विद्यालय होते हुए भी उन्होंने उस स्कूल में शिक्षा प्राप्त करने नहीं गए वो। और इसकी स्थिति ये हुई कि आज वो जैसे तैसे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। वो 10 वर्ष के जब थे तभी से उन्होंने पैसा कमाना शुरू कर दिया, शौक में नहीं, मजबूरी में, क्योंकि उनके पिताजी की मृत्यु हो जाती है और उनके परिवार का बोझ इनके सर पे आ जाता है। तो उसके बाद ये कमाना स्टार्ट कर देते हैं। नए कपड़े खरीदना कुछ वर्षों में ही संभव होता है, सही बात है। यहाँ तक कि परिवार के लिए साबुन और तेल भी एक विलासिता है, ये सच्चाई है। इसको जो लोग बाहर रह रहे हैं या जो लोग आते जाते होंगे कहीं इधर उधर, देखते होंगे कि बहुत ऐसे परिवार हैं कि जिनके लिए साबुन तेल भी एक मतलब बहुत मुश्किल चीज़ है, वो साबुन तेल भी नहीं अपने जीवन में खरीद पाते हैं। और नए कपड़े खरीदने की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो गरीबी इस प्रकार से एकदम चरम सीमा पे है। अब हम बात करेंगे, देखिए ये लखा सिंह है, ये लखा सिंह है, ये अपना खेती, दूसरे खेत में काम कर रहे हैं लोग, ठीक है। अब ये सोच रहे हैं कि क्या मैं
कभी अपने परिवार के लिए नए कपड़े खरीद सकूंगा? अब जो बताइए कि जो व्यक्ति अपने परिवार के लिए सुबह शाम भोजन की व्यवस्था नहीं कर पा रहा है, तो वो कपड़े के बारे में कैसे सोच सकेगा? देखते हैं आगे आगे क्या बातचीत है। ऊपर के जो उदाहरण थे वो अनेक आयामों को दर्शाते हैं कि वे ये दर्शाते हैं कि निर्धनता का अर्थ भुखमरी और आश्रय का न होना। यह एक ऐसी स्थिति भी है जब माता पिता अपने बच्चों को विद्यालय नहीं भेज पाते या बीमार को आदमी इलाज नहीं करवा पाता। देखिए, इसको एक बार रीडिंग कर ले, उसके बाद आपको समझाते हैं। निर्धनता का अर्थ स्वच्छ जल और सफाई सुविधाओं का अभाव भी है। इसका अर्थ नियमित रोजगार की कमी भी है तथा न्यूनतम शालीनता स्तर का अभाव भी है। अतः इसका अर्थ है असहाय की भावना के साथ जीना। निर्धन लोग ऐसी स्थिति में रहते हैं जिसमें उसके साथ खेतों, कारखानों, सरकारी कार्यालयों, अस्पतालों, रेलवे स्टेशनों और लगभग सभी स्थानों पर दुर्व्यवहार होता है। स्पष्ट है कि कोई भी निर्धनता में जीना नहीं चाहता। देखिए, ये बात सच है, कोई भी निर्धन होकर के नहीं जीना चाहता। सबकी इच्छा होती है, हमारी भी, आपकी भी, अन्य लोग की भी, सबकी इच्छा होती है कि हम खूब भोग विलास से अपना जीवन जिए, खूब अच्छे से सब कुछ पहने करें, कुछ हमको करना ना पड़े, हमारे पास भी फॉर्चूनर हो, ये हो, वो बंगला गाड़ी सब कुछ हो। लेकिन ये तभी संभव है कि जब आप एक जो है, जो मानक है, शिक्षा ग्रहण करेंगे। शिक्षा के बाद आप कहीं सेलेक्ट होते हैं या कहीं किसी कंपनी में जॉब करते हैं या कुछ करते हैं, तभी आप अपने गरीबी को दूर कर पाएंगे। लेकिन जो गरीब है उसका मतलब सिर्फ यही नहीं है कि नहीं उसके पास, देखिए, गरीबी का निर्धारण तो ये कि उसके पास अगर खाने के लिए सुबह शाम भोजन की व्यवस्था नहीं है तो वो गरीब है, रहने के लिए उसके पास आश्रय नहीं है तो वो गरीब है। लेकिन एक चीज़ ये भी है कि जो माता पिता अपने विद्यालय बच्चों को नहीं भेज पाते हैं तो उसका परिणाम क्या होता है। देख लीजिए यहाँ पे शिक्षा का महत्व कितना है कि जो व्यक्ति अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजता है तो उसका नुकसान उसको भी है, क्योंकि जब बच्चा कैपेबल नहीं होगा, जब बच्चा उस हिसाब से नहीं रहेगा तो वो कैसे अपने माँ बाप का ख्याल रखेगा। तो माँ बाप की भी इसमें कमी है कि वो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते हैं। और इसी की वजह से जब वो बूढ़े होते हैं, बुजुर्ग अवस्था में जब पहुंचते हैं तो वो बच्चे क्या करते हैं, इलाज उनका नहीं कर पाते हैं और इलाज के अभाव के कारण उनकी समय से पहले उनकी मृत्यु हो जाती है। एक ये भी वजह है, जब इलाज समय से नहीं होगा, समय से पहले उनकी मृत्यु हो जाती है। और अक्सर देखेंगे कि गरीबी में जैसे नियमित रोजगार नहीं मिल पा रहे हैं, नियमित रोजगार की कमी है। जैसे संगठित क्षेत्र, गवर्नमेंट जॉब लोग क्यों करना चाहते हैं, प्राइवेट में लोग क्यों नहीं जाना चाहते हैं? इसका रीज़न ये है, देखिए, प्राइवेट में कम पैसा नहीं है। प्राइवेट कंपनी में या प्राइवेट नौकरी में कम पैसा नहीं है, पैसों की कमी नहीं है, सुरक्षा की कमी है, सिक्योरिटी की कमी है बस। ये लॉकडाउन में, जब लॉकडाउन पहली बार लगा मार्च में, तो उस समय गवर्नमेंट जॉब वाले तो सेफ थे, उनको कहीं 19-20 नहीं होना है। लेकिन जो प्राइवेट जॉब वाले थे, प्राइवेट नौकरी वाले थे, बहुत ऐसे लोग थे जिनको अपने नौकरी से हाथ धोना पड़ा, जिनको नौकरी छुड़वा दिया गया ज़बरदस्ती। कितना भी हाथ पर जोड़ते रहे लेकिन उसका कोई मतलब नहीं था। तो इसलिए लोग गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं, लेकिन संभव भी नहीं है कि सबको गवर्नमेंट जॉब ही मिल जाए। ये भी संभव नहीं है, प्राइवेट तो करना ही पड़ेगा। हाँ, लेकिन सुरक्षा, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उसमें सुरक्षा है, लेकिन जो छोटी मोटी कंपनी है उसमें कोई सुरक्षा नहीं है। आज काम कर रहे हैं, ठीक है, कल आपको ज़रूरत नहीं है, निकाल दिया जाएगा। और जो गरीब होते हैं उनके साथ दुर्व्यवहार भी किया जाता है, लेकिन नहीं करना चाहिए। किसी को भी, कोई गरीब है, अमीर है, दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए कि उसके साथ हम दुर्व्यवहार करें या उसको कहें कि नहीं तुम गरीब हो। उसमें उसकी क्या गलती है, ठीक है।
अपने करोड़ों लोगों को दयनीय निर्धनता से बाहर निकालना स्वतंत्र भारत की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक रही है। महात्मा गांधी हमेशा इस पर बल दिया करते थे कि भारत सही अर्थों में तभी स्वतंत्र होगा जब यहाँ सबका सबसे निर्धन व्यक्ति भी मानवीय व्यथा से मुक्त होगा। देखिए, कुछ लोग तो आर्थिक रूप से गरीब होते हैं और कुछ लोग मानसिक रूप से गरीब होते हैं। हम मानसिक रूप की बात बता दें कि उनके पास तो कितना भी पैसा रहेगा लेकिन नीचपना उनके अंदर रहेगी, तो वो क्या है, वो मानसिक रूप से गरीब है। ठीक, आर्थिक रूप से गरीब तो दिखता है कि नहीं, आर्थिक रूप से गरीब है, उसके पास पैसा नहीं है, लेकिन कुछ व्यक्ति समाज में ऐसे भी हैं कि जो मानसिक रूप से गरीब हैं। उनके पास सब कुछ होते हुए भी वो ये नहीं चाहेंगे कि नहीं, हमारे वजह से अगर किसी को कुछ लाभ हो रहा है तो उनको हम वो लाभ प्रदान करा दें, जबकि उनका कोई नुकसान नहीं है, उनका कोई नुकसान नहीं है, फिर भी वो लाभ नहीं प्रदान कराएंगे। वो क्या है, वो मानसिक रूप से गरीब है। तो एक बार आर्थिक रूप से जो गरीब है उसको तो बदला जा सकता है, उसको उसका उत्थान किया जा सकता है, जो आर्थिक रूप से गरीब है। लेकिन जो मानसिक रूप से गरीब है उसका क्या उपाय है? उसका तो कोई उपाय नहीं है। तमाम तरह के योजनाएं आई हैं वो आर्थिक रूप से जो गरीब है उसके लिए, लेकिन जो मानसिक रूप से गरीब है उसके लिए क्या कर सकते हैं? वो कितना भी पढ़ा लिखा है, सब कुछ है, लेकिन उसकी मानसिकता ही है कि नहीं, हमें दूसरे की मदद नहीं करनी है, दूसरे का कुछ भला नहीं होने देंगे, जो करेंगे हम अपने लिए सेल्फ करेंगे। तो वो जब स्वार्थी है उसको हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं? तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। तो गांधी जी क्या बोले थे कि भारत तो स्वतंत्र हो जाएगा, लेकिन स्वतंत्रता उसी दिन लगेगा कि नहीं भारत स्वतंत्र है कि जब भारत का सबसे अंतिम व्यक्ति जो गरीब है वो जो है अपना काम स्वयं करने लगे, अपने दैनिक जीवन जो है, अपने दैनिक भत्ता जो है उसको प्राप्त होने लगे। मतलब समावेशी विकास की बात किए थे। तो अगर हम सब मिला जुला के बात करें समावेशी विकास की, कि समाज का एकदम पिछड़ा व्यक्ति जिसको हम मुख्य धारा में ला के जोड़ सकें, कि वो भी अपने मुख्य धारा में आ जाए। मुख्य धारा में जोड़ने के लिए बहुत प्रयास किए गए, आरक्षण भी दिए गए, तमाम तरह की चीज़ें दी गई, बहुत ऐसे चीज़ में छूट भी दी गई, योजना भी चलाई गई हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं सामाजिक वैज्ञानिक की दृष्टि में निर्धनता। निर्धनता के अनेक पहलू हैं, अनेक डायमेंशन है इसके। देखिए ये, लेकिन अब निर्धनता को निरक्षरता स्तर, कुपोषण के कारण, रोग प्रतिरोधी क्षमता की कमी, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, रोजगार के अवसरों की कमी, सुरक्षित पेयजल एवं स्वच्छता तक पहुंच की कमी, बहुत हम बताया ना कि आपको ऐसे भी लोग हैं जिनको मतलब सुबह शाम का भोजन नहीं मिल पा रहा, उससे क्या हो रहा है कि वो कुपोषण के शिकार हो रहे हैं और उनके तमाम तरह की बीमारियां हो रही हैं। स्वास्थ्य उनका खराब है तो उनके तक कोई स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही हैं, उनको रोजगार नहीं मिल पा रहे हैं। ठीक है, कोई रेगुलर बेसिस पे रोजगार नहीं मिल पा रहा है। और पेयजल, कितने लोग तो ऐसे भी हैं कि ऐसे पानी पीने के लिए मजबूर हैं जो इतना गंदा होता है कि उसमें आदमी हाथ डालना भी नहीं पसंद करता है, हाथ से उसको छूना भी नहीं पसंद करता है। लेकिन कुछ तबका ऐसा भी है, कुछ वर्ग के लोग ऐसे भी हैं कि जो वो उस गंदे पानी को पीते हैं। गंदे पानी को पिएंगे तो बीमार होंगे, बीमार होंगे तो उनके पास जब पानी पीने के लिए सही नहीं मिल पा रहा तो उनका इलाज कैसे होगा? तो इससे गरीबी खत्म नहीं होगी। निर्धनता ऐसे भी आती है, ठीक, तथा अन्य सामाजिक सूचकों के माध्यम से भी देखा जाता है, जैसे सामाजिक अपवर्जन और सुरक्षा पर आधारित निर्धनता का विश्लेषण अब बहुत सामान्य होता जा रहा है। ठीक, अगर हम सामाजिक अपवर्जन की बात करें कि सामाजिक अपवर्जन क्या कहलाता है, ठीक है, तो इस अवधारणा के अनुसार निर्धनता को इस संदर्भ में देखा जाना चाहिए कि निर्धनों को बेहतर माहौल और अधिक अच्छे वातावरण में रहने वाले संपन्न लोगों की सामाजिक समता से अपवर्जित रहकर केवल निकृष्ट वातावरण में दूसरों के साथ रहना पड़ता है। ठीक है,
इसमें क्या है कि निर्धनों को बेहतर माहौल और अधिक अच्छे वातावरण में रहने वाले संपन्न लोगों की, जैसे अच्छा माहौल है और अच्छे लोग संपन्न लोग हैं तो वहाँ पे उन लोगों को नहीं रहने दिया जाता, वहाँ से उन लोगों को हटा दिया जाता है। ठीक है, तो दूसरे जगह उन लोगों को भेज दिया जाता है कि नहीं तुम जाओ, यहाँ तुमको रहने की कोई जगह नहीं है। गरीब जो लोग हैं तो उन लोगों का क्या किया जाता है कि ज़बरदस्ती उनको कहीं कहीं तो मार के भगा दिया जाता है, क्या हटो। ठीक है, सामान्य अर्थ में सामाजिक अपवर्तन निर्धनता का एक कारण और परिणाम दोनों हो सकता है। मोटे तौर पर यह एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति या समूह उन सुविधाओं, लाभों और अवसरों से अपवर्जित रहते हैं जिनका उपभोग दूसरे मतलब उनसे अधिक अच्छे करते हैं। इसका एक विशिष्ट उदाहरण भारत में जाति व्यवस्था की कार्यशैली है, जिसमें कुछ जातियों के लोगों को समान अवसरों से अपवर्जित रखा जाता है। इस प्रकार सामाजिक अपवर्जन लोगों की आय की बहुत कम नहीं करता, बल्कि इससे भी कहीं अधिक क्षति पहुंच सकता है। देखिए, इसको हम ऐसे समझते हैं, जैसे बहुत ऐसी जाति के लोग हैं, जैसे एससी एसटी की बात कर लें, एसटी की बात कर लें, उनसे जो है कुछ ऐसा काम एकदम निर्धारित कर दिया गया है कि वही लोग करेंगे। जैसे गटर साफ करना, नाला साफ करना, वही लोग करेंगे। तो इस तरह के काम जो हैं उनसे कराए जाते हैं। इससे क्या होता है कि इससे नुकसान होता ही होता है। उसके बाद है असुरक्षा। निर्धनता के प्रति असुरक्षा एक माप है जो कुछ विशेष समुदायों, जैसे किसी पिछड़ी जाति के सदस्य या व्यक्तियों, जैसे कोई विधवा या शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति कि भावी वर्षों में निर्धन होने या निर्धन बने रहने की अधिक संभावना जताता है। असुरक्षा का निर्धारण परिसंपत्तियों, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसरों के रूप में जीविका खोजने के लिए विभिन्न समुदायों के पास उपलब्ध विकल्पों में से होता है। इसके अलावा इसका विश्लेषण प्राकृतिक आपदाओं, भूकंप, सुनामी, आतंकवाद आदि मामलों में इन समूहों के समक्ष विद्यमान बड़े जोखिमों के आधार पर किया जाता है। अतिरिक्त विश्लेषण इन जोखिमों से निपटने की उनकी सामाजिक और आर्थिक क्षमता के आधार पर किया जाता है। वास्तव में जब सभी लोगों के लिए बुरा समय आता है, चाहे कोई बाढ़ हो या भूकंप या फिर नौकरियों की उपलब्धता में कमी, दूसरे लोगों की तुलना में अधिक प्रभावित होने की बड़ा संभावना निरूपण ही असुरक्षा है। जैसे होता क्या है कि बाढ़ आया, चाहे कुछ भी आया, चाहे कोई भी ऐसी, वैसे मान लीजिए कि कोरोना महामारी आया, अभी जीवंत उदाहरण लेते हैं यही इसी समय की कोरोना महामारी, तो सबसे अधिक असुरक्षा किसको महसूस हुआ? जो नीचे तबके के लोग हैं, जो जैसे तैसे अपना जीवन यापन कर रहे हैं, जैसे तैसे अपना सुबह शाम 2 रोटी की व्यवस्था कर पा रहे हैं, उनको असुरक्षा सता रही थी। देखे होंगे सबसे अधिक वो पैदल ही निकल लिए लोग, कई लाखों की संख्या में भीड़ थी, क्योंकि वो अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे थे। और जो ऊंचे तबके के लोग हैं उनको उस समय असुरक्षा बिल्कुल महसूस नहीं हुआ, वो सुरक्षित है, जहाँ थे वहीं सुरक्षित थे, क्योंकि उनको पता था कि अगर लॉकडाउन लग रहा है, चाहे कुछ भी हो रहा है, तो हमारा जो मंथली इनकम है वो बना रहेगा। अगर 6 महीना हमको सैलरी नहीं मिलती है तो भी हम 6 महीना आराम से बैठ के खा सकते हैं। लेकिन जो गरीब तबके के लोग, जो नीचे तबके के लोग थे, उनको पता था कि नहीं, अगर हम यहाँ टिकते हैं तो हमारे पास इतनी व्यवस्था नहीं है, इतने पैसे नहीं हैं कि हम यहाँ पे रह कर अपना जीवन बसर कर सकें 2 महीना, 4 महीना, 1 महीना, 10 दिन। इसलिए वो लोग जल्दी जल्दी वहाँ से भागे, तो वो अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे थे। अब हम बात करेंगे निर्धनता रेखा। जैसे हर देश का अपना अपना एक रेखा निर्धारित है कि नहीं, इतनी जो इसकी इनकम है। जैसे हम बात कर लें अपने गांव और शहर के, तो गांव में लगभग 800 रुपया जिसका इनकम है, और शहर में 1000 रुपया, ठीक, क्या पर मंथ, वो क्या है, गरीबी की श्रेणी में आता है। निर्धनता रेखा, निर्धनता पर चर्चा करने में समाधान, ठीक है, ये आगे देखते हैं। हाँ, किसी व्यक्ति को निर्धन उस समय माना जाता है
यदि उसकी आय या उपभोग स्तर पर ऐसे न्यूनतम स्तर से नीचे गिर जाए जो मूल आवश्यकताओं के दिए हुए समूह को पूर्ण करने के लिए आवश्यक है। हम बोले ना कि जो मूलभूत अपनी आवश्यकताएं नहीं पूरा कर पाता है, जो मूलभूत आवश्यकता को पूरा करने के लिए जो एक मापदंड बनाया गया, एक मानदंड बनाया गया है, उसको वो पूरा नहीं कर पाता है तो वो क्या है? गरीब है। मूल आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए आवश्यक वस्तुएं विभिन्न कालों एवं विभिन्न देशों में भिन्न है। हर देश की अपनी अलग अलग, जैसे अमेरिका की हम बात करें तो अमेरिका में उसको गरीब माना जाता है जिसके पास कोई कार नहीं है। अब भारत में किसी के पास कार होगा तो वो गरीब कैसे होगा? उसको तो यहाँ माना जाता है कि अरे वो तो बहुत अमीर है, उसके पास तो कार है। यहाँ अगर किसी के पास टू व्हीलर होता है तो लोग मानते हैं कि नहीं, अरे पैसा है इसके पास, तो अभी दो टू व्हीलर खरीद लिया तो बहुत पैसा है। तो ऐसे ही है। तो अमेरिका की बात ही अलग है। अमेरिका का इनकम भी, या अमेरिका के जो वहाँ के लोग हैं, वहाँ पर कैपिटा इनकम अगर बात करें, प्रति व्यक्ति आय भी वहाँ बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी बात है जनसंख्या। तो जनसंख्या का तो एक है ही है कमी कि नहीं, जनसंख्या की वजह से भी यहाँ पे लोग गरीब हैं। और उसके बाद लोगों के अंदर स्किल नहीं होने की वजह से भी लोग यहाँ गरीब हैं। इसकी हम आगे चर्चा करेंगे। अतः काल एवं स्थान के अनुसार निर्धनता रेखा भिन्न हो सकती है। प्रत्येक देश एक काल्पनिक रेखा का प्रयोग करता है। सही बात है, प्रत्येक देश जो है एक काल्पनिक रेखा का प्रयोग करता है। उसके एक मापदंड है कि नहीं, इससे नीचे जिसकी इनकम है वो गरीब है। प्रत्येक देश जिसे विकास एवं उसके स्वीकृत न्यूनतम सामाजिक मानदंडों के वर्तमान स्तर के अनुरूप माना जाता है। उदाहरण के लिए अमेरिका में उस आदमी को निर्धन माना जाता है जिसके पास कार नहीं है। हमने बताया अभी, अमेरिका में उस आदमी को माना जाता है गरीब कि जिसके पास कार नहीं है। जबकि भारत में अब भी कार रखना विलासिता माना जाता है। अभी जिसके पास कार है उसको माना जाता है कि वो अपना लग्जरियस लाइफ जी रहा है, वो बहुत लग्जरियस पर्सन है। भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारण करते समय जीवन निर्वाह के लिए खाद्य आवश्यकता, कपड़ों, जूतों, ईंधन और प्रकाश, शैक्षिक एवं चिकित्सा संबंधित आवश्यकताओं आदि पर विचार किया जाता है कि आपके पास खाने के लिए वस्तुएं जो हैं वो है कि नहीं, कपड़ा है कि नहीं, ईंधन गैस सिलेंडर है कि नहीं, ये सब चीज़ें, बहुत ऐसी चीज़ों की बात की जाती है। शिक्षा है कि नहीं, इसकी बात की जाती है। इन भौतिक मात्राओं को रुपयों में इनकी कीमतों से गुणा कर दिया जाता है। निर्धनता रेखा का आकलन करते समय खाद्य आवश्यकता के लिए वर्तमान सूत्र वांछित कैलोरी आवश्यकताओं पर आधारित है। ठीक है, ये चीजें समझ में आ रही हैं। खाद्य वस्तुएं जैसे अनाज, दाल, सब्जी, दूध, तेल, चीनी आदि मिलकर इस आवश्यक कैलोरी की पूर्ति करती है। आयु, लिंग, काम करने की प्रकृति आदि के आधार पर कैलोरी आवश्यकताएं बदलती रहती हैं। भारत में स्वीकृत कैलोरी की आवश्यकता ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन और नगरीय क्षेत्रों में 2100 कैलोरी। देखिए 2400 कैलोरी क्यों गांव में? क्योंकि ये लगता है कि नहीं, गांव के लोग जो ज़्यादा मेहनत करते हैं इसलिए उन लोगों को ज़्यादा कैलोरी की आवश्यकता होती है। शहर के लोग भी मेहनत करते हैं लेकिन गांव के अपेक्षा, गांव की तुलना में कम मेहनत करते हैं, इसलिए यहाँ पे लगता है कि नहीं 2100। अब शहर में कोई हॉल थोड़ी चलाता है, तो इसीलिए यहाँ पे 2100 कैलोरी की बात की गई है। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग अधिक शारीरिक कार्य करते हैं, अतः ग्रामीण क्षेत्रों में कैलोरी आवश्यकता शहरी क्षेत्रों की तुलना में अधिक मानी गई है। ठीक है, कि गांव के लोग क्या करते हैं, शारीरिक कार्य अधिक करते हैं। अनाज आदि के रूप में इन कैलोरी आवश्यकताओं को खरीदने के लिए प्रति व्यक्ति मौद्रिक व्यय को कीमतों में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए समय समय पर संशोधित किया जाता है। इन परिकल्पनाओं के आधार पर वर्ष 2011-12 में किसी व्यक्ति के लिए निर्धनता रेखा का निर्धारण क्षेत्रों में 816 रुपये प्रति माह और 1000 रुपये प्रति माह शहर के लिए। ठीक है, कितना किया गया? 816 रुपये प्रति माह। मतलब अगर हम बात कर लें एक परिवार में 5 लोग, ठीक है, गांव में, तो उसके पास कितना, 5 लोग हैं तो 4080 रुपया। ठीक, 4080 रुपया अगर है तो वो क्या है, गरीब नहीं है। इससे नीचे है तो वो गरीब है। वही शहर में 1000 रुपये तो 5000 रुपया।
5,000 रुपया है तो वो गरीब नहीं है। ऐसे निर्धारण किया गया है। कम कैलोरी की आवश्यकता के बावजूद शहरी क्षेत्रों के लिए उच्च राशि निश्चित की गई, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में अनेक आवश्यक वस्तुओं की कीमतें अधिक होती हैं। इस प्रकार वर्ष 2011-12 में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाला 5 सदस्यों का परिवार निर्धनता के नीचे होगा यदि उसकी आय लगभग 4,080 रुपये प्रति माह से कम है। बताएं आपको कि 4,080 रुपये प्रति माह से कम है तो वो क्या है, गरीबी रेखा में आता है, गरीबी रेखा से नीचे होगा। इस तरह परिवार को शहरी क्षेत्रों में अपने मूल आवश्यकताओं पूरा करने के लिए कम से कम 5,000 रुपये प्रति माह की आवश्यकता होगी। निर्धनता रेखा का आकलन समय समय पर सामान्यतः हर 5 वर्ष पर सर्वेक्षण के माध्यम से किया जाता है। यह सर्वेक्षण राष्ट्रीय प्रतिशत NSSO, ठीक है, इसके आधार पर किया जाता है। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, इसके द्वारा किया जाता। 1951 में इसकी स्थापना हुई थी। तथापि विकासशील देशों के बीच तुलना करने के लिए विश्व बैंक जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन निर्धनता रेखा के लिए एक समान मानक का प्रयोग करते हैं, जैसे $1 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के समतुल्य न्यूनतम उपलब्धता के आधार पर। इस समय तो $1.9 हो गया है, लगभग $2, ठीक है। अब हम बात करेंगे, ये जो आंकड़ा है ये देख लीजिएगा, ग्रामीण क्षेत्र के आंकड़ा है, शहरी क्षेत्र, ठीक है। निर्धनता अनुपात, निर्धनों की संख्या करोड़ में। 1993-94 में ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता कितनी थी, 50%, एक शहर में इतना, ठीक है, टोटल इतना। और अब क्या हो गया, थोड़ा कम हो गया, 25% अब निर्धनता रह गई है, और शहर में कितना हो गया, 13%, टोटल 21%, ठीक है। 2011-12 का ये आंकड़ा है। तो निर्धनता जायज़ कम हुआ है, निर्धनता कम हुआ है, धीरे धीरे आने वाले समय में कम होगा, इस पर काम चल रहा है। और जब तक प्रति व्यक्ति इसके बारे में नहीं सोचेगा तब तक गरीबी को ख़त्म करना या गरीबी को कम करना बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं असुरक्षित समूह की। निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों का अनुपात भी भारत में सभी सामाजिक समूहों और आर्थिक वर्गों में एक समान नहीं है, सही बात है। अगर हम बात कर लें SC/ST की या OBC जनरल की, तो अब ST में गरीबी ज़्यादा है, SC में गरीबी ज़्यादा है, लेकिन वही जनरल की बात कर लें तो उसमें गरीबी थोड़ी कम है। तो इसमें यही बताया गया है कि जो समाज के जो लोग हैं, समाज के जो अन्य वर्ग के, कई वर्ग के जो लोग हैं, ऐसा नहीं कि गरीबी सब में समान है, सब में अलग अलग गरीबी, अलग अलग टाइप की, अलग अलग प्रकार की गरीबी है, किसी में कम है, किसी में ज़्यादा है। तो जो सामाजिक समूह निर्धनता के प्रति सर्वाधिक असुरक्षित हैं वे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के परिवार हैं, SC और ST, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब। इस प्रकार आर्थिक समूहों में सर्वाधिक असुरक्षित समूह ग्रामीण कृषि श्रमिक परिवार और नगरीय अनियमित, यहाँ पे होगा अनियमित मजदूर परिवार हैं, अनियमित हो जाएगा, ठीक है। तो कौन गरीब है, सबसे अधिक गांव के जो श्रमिक परिवार है कृषि का, और जो शहर में है उनको रेगुलर कोई काम नहीं मिल रहा है, वो लोग, ठीक। अगर हम बात कर रहे हैं निर्धनता की, तो औसतन भारत में सभी समूहों के लिए 26, मतलब 100 में 26 लोग गरीब हैं, पूरे लोग, पूरे वर्ग को, जनरल, OBC, SC ST सबको मिला करके 26 लोग गरीब हैं, 74 लोग अमीर हैं। और वही अनुसूचित जनजाति में देखें, शेड्यूल ट्राइब में, ST में, अगर हम ST में देख लें तो 100 में से 51 लोग अपनी मूल आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ हैं, ठीक है, कि 100 में से 51 लोग, सबसे अधिक गरीबी ST में है। इसी तरह नगरीय क्षेत्रों में 50% अनियमित मजदूर निर्धनता रेखा के नीचे है, लगभग 50% भूमिहीन कृषक श्रमिक और 43% अनुसूचित जातियां भी निर्धन है, मतलब 43% भी अनुसूचित जातियां, मतलब SC, वो भी क्या है, निर्धन है। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सामाजिक रूप से सुविधा वंचित सामाजिक समूहों का भूमिहीन
अनियमित दिहाड़ी श्रमिक होना उनकी दोहरी असुविधा की समस्या की गंभीरता को दिखाता है। ठीक है, अब ये आंकड़ा देख लीजिए। अनुसूचित जनजातियां जो भारत में 45%, अनुसूचित जाति गाँव 31%, और भारतीय 21%, टोटल ओवरऑल, ये ओवरऑल है। ठीक है, और कृषि मजदूर 39%, अनियमित मजदूर 32.9%। ठीक है, ऐसे जो अलग अलग वर्ग है, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और टोटल भारतीय, सबको सब मिला करके टोटल कितनी गरीबी है? 21 लगभग 22%। देखिए यहाँ पे एक चित्र के माध्यम से दिखाया गया है। क्या बोल रहा है कि मैं शहर में भी पर्याप्त पैसा प्राप्त नहीं कर सका, इतनी अनियमित आय में मैं अपने बेटे को विद्यालय कैसे भेजूंगा। ये अपना दुख बयां कर रहा है कि मेरे पास इतने आय नहीं है कि हम अपने घर का परिवार भी चला सकें और घर का खर्च भी चला सकें, ताकि हम अपने बच्चे को विद्यालय भेज सकें। इसमें यही दिया गया कि अनुसूचित जनजाति का जो परिवार है, तीनों समूह अनुसूचित जाति, ये तीनों निर्धनता में कमी आई है। इसको छोड़कर, एसटी को छोड़कर, अनुसूचित जनजाति को छोड़कर कमी उसमें भी आई कि बदलाव होगा। इन सामाजिक समूहों के अतिरिक्त परिवार में भी आय असमानता है। निर्धन परिवार में भी है, ये सही बात है। अगर किसी का घर में 5 लोग हैं, 5 लोग कमाने वाले, कोई 20,000 कमा रहा है, कोई 30,000 कमा रहा है, कोई 50,000 कमा रहा है, कोई लाख रुपए, कोई 1 रुपये भी नहीं कमा रहा, तो परिवार में भी आय की असमानता है। ऐसा नहीं है कि बस पूरे देश में ही है, परिवार में भी है। निर्धन परिवार में सभी लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो निर्धन लोग हैं या निर्धन परिवार जिसका है, उसको कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। उसको कठिनाइयों का सामना पग पग करना पड़ता है, पग पग उसको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हर चीज़ जुटाना पड़ता है उसको, कुछ भी करने के लिए। वो चाहे घर में शादी हो या घर में किसी की मृत्यु हो जाती है, मृत्यु भोज हो, चाहे कुछ भी हो, उसके लिए पैसे जुटाना ही जुटाना है। क्यों? क्योंकि वो जो सामाजिक अवधारणा जो बनी हुई, नहीं हमको ये करना है, वो करना है, उसके पास भले ही पैसे पर्याप्त नहीं है, लेकिन वो कुछ जुटा करके उसकी व्यवस्था करता है। समाज में अपनी प्रतिष्ठा रखने के लिए, अपनी प्रतिष्ठा को बचाने के लिए उसको करता है। और उसके बाद उसके साथ क्या होता है कि अब जो इनकम उसको कुछ बढ़ने में लगाता है, वो इनकम, वो उस पैसे का वो क्या करता है कि कर्ज भरने में लगा देता है। तो इससे क्या होता है कि गरीबी खत्म होने का नाम ही नहीं लेती है। कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन कुछ लोग दूसरों से अधिक कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। तो सही बात है। महिलाओं, वृद्ध लोगों और बच्चियों को भी सुव्यवस्थित ढंग से परिवार के उपलब्ध संसाधनों तक पहुंच से वंचित किया जाता है। बहुत ऐसे लोग हैं जिसको, जैसे वृद्ध लोग हैं या महिला हैं, ये लोग अभी बहुत ऐसे संसाधन हैं जिससे वो वंचित हैं। इसलिए महिलाएं, शिशु, विशेषकर बच्चियां और वृद्ध निर्धनों में भी निर्धन होते हैं, कि वो निर्धनों में भी निर्धन कहे जाते हैं। अब एक कहानी के रूप में इसको समझते हैं, जैसे शिवरमन की कहानी है। शिवरमन कैसे गरीब व्यक्ति ये भी है, आर्थिक रूप से गरीब है, मानसिक रूप से नहीं। शिवरमन तमिलनाडु के एक करूर कस्बे के निकट एक छोटे से गांव में रहता है। करूर हथकरघा और बिजली करघा के अपने कपड़ों के लिए प्रसिद्ध है। वो हथकरघा मतलब हाथ से बनाने वाला वो काम उसको आता है, उसके लिए वो प्रसिद्ध है। गांव में 100 परिवार रहते हैं। उसके गांव में टोटल कितने लोग हैं? 100 लोग हैं। शिवरमन आयुर्थानथियार, मतलब इसको अगर तमिल में बोले तो ये बोलते हैं शायद, मोची जाति का है। किस जाति का है? मोची, जो जूता चप्पल सिलने वाले मोची होते हैं, उस जाति का है। और वह अब 50 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से एक खेतिहर मजदूर के रूप में काम करता है। लेकिन उसे यह काम वर्ष में मात्र 5 या 6 महीने मिल पाता है। अगर मान लीजिए कि वर्ष में 5 या 6 महीने मिल पाता है तो 6 महीने बैठता है वो। ठीक, आगे अन्य समय में आगे देखते हैं। अन्य समय में क्या करता है? अन्य समय में वो गांव में दूसरे छोटे मोटे काम करता है।
उसकी पत्नी शशिकला भी उसके साथ काम करती है, लेकिन इन दिनों में उसे कभी कभी ही उसे काम मिल पाता है। यदि मिलता भी है तो उसी काम के लिए जो शिवरमन करता है उसे 25 रुपये मिलता है। और परिवार में 8 सदस्य हैं। शिवरमन की 65 वर्ष की विधवा माँ बीमार है और प्रतिदिन के कामों में उसे सहायता की आवश्यकता पड़ती है। उसकी 25 वर्ष की एक अविवाहित बहन है और अपने 4 बच्चे हैं जिनकी आयु 1 से 16 वर्ष के बीच है। उनमें से 3 लड़कियां हैं और सबसे छोटा बेटा है। कोई भी लड़की विद्यालय नहीं जाती है, कोई भी लड़की उनकी स्कूल नहीं जाती है। लड़कियों के लिए विद्यालय की पुस्तकें और अन्य वस्तुएं खरीदना विलासिता है और उसके बस से बाहर है। उसकी क्षमता उतनी नहीं है कि वो किताब खरीद सके, उसको विद्यालय भेज सके। ठीक है। फिर एक दिन उनकी शादी भी करनी है, इसलिए वह अभी उनके शिक्षा पर खर्च नहीं करना चाहते हैं। देखिए, हम एक बात बताते हैं, बहुत लोग आज भी गांव में या कई अन्य लोग जो जिससे आप लोग सुने होंगे, वो लोग ये सोचते हैं कि लड़कियों को पढ़ा लिखकर क्या करेंगे, आने वाले समय में इनको शादी ब्याह कर देंगे, घर का काम ही तो करना है। उनको ये लगता है कि जितना पैसा हम खर्च करेंगे इनको पढ़ाने लिखाने में, पता नहीं आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, नौकरी मिलेगा नहीं मिलेगा, शिक्षा का कोई फ़ायदा होगा नहीं होगा, शादी ब्याह करना तो नहीं पढ़ाते हैं, जैसे तैसे अपना पढ़ा के कर देते हैं कि शादी ब्याह। लेकिन उनको ये समझ में नहीं आता है कि अगर हम इसको शिक्षा दे देंगे उस लड़की को तो जीवन में वो बेहतर कर लेगी। उसको एक शिक्षा ऐसी चीज़ है, उससे कम से कम आदमी को सोचने समझने की क्षमता तो बढ़ जाएगी, कुछ गलत करने से पहले वो सोचेगी। तो इसके बारे में लोग नहीं सोचते। लोग ये सोचते हैं कि हमको शादी ब्याह करके कैसे, वो बोझ समझते हैं। आजकल बहुत ऐसे लोग हैं, जबकि ये मानसिकताएं धीरे धीरे बदल रही हैं। बहुत ऐसे लोग हैं कि लड़कियों को बोझ समझते हैं, उनको लगता है कि नहीं लड़कियां बोझ हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। उनकी माँ के अभी जीने की कोई इच्छा नहीं है, वो मृत्यु की प्रतीक्षा कर रही हैं। जैसे कितने लोग होते हैं ना, बूढ़े हो जाते हैं तो उनको ये लगता है कि जल्दी से मृत्यु हो जाती। उसकी बहन और सबसे बड़ी लड़की घर का काम करती है। शिवरमन अपने बेटों को बड़ा होने पर विद्यालय भेजना चाहता है। शिवरमन ये सोचता है कि चलो लड़कियां तो नहीं गई, कम से कम लड़के को भेज दें, लड़के को भेज देंगे तो लड़का पढ़ लिख लेगा। उसकी अविवाहित बहन की उसकी पत्नी के साथ नहीं बनती। एक ये भी समस्या है कि घर में उनकी बहन है तो नहीं बन रही है, एक ये भी समस्या ही है। छोटा परिवार हो या बड़ा परिवार हो, या बड़े लोग हो या छोटे लोग हों, शशिकला उसे एक बोझ समझती है। लेकिन शिवरमन धन की कमी के कारण उसके लिए कोई योग्य वर नहीं ढूंढ पा रहा है। यद्यपि उसके परिवार को 2 जून की रोटी का प्रबंध करना भी कठिन हो रहा है। शिवरमन मात्र अपने बेटे के लिए कभी कभी दूध खरीद लेता है। अब देखिए स्थिति है शिवरमन के सामने कि वो अपनी बहन की शादी इसलिए भी नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसके पास उतने पैसे नहीं हैं, और उतने पैसे नहीं होने की वजह से अपने बहन के लिए कोई योग्य वर नहीं ढूंढ पा रहा है। ठीक है, अब हम इसमें आगे देखते हैं अंतर्राज्यीय असमानताएं, मतलब अलग अलग राज्य में किस प्रकार की असमानताएं हैं गरीबी को लेकर के। जैसे बहुत ऐसे राज्य जैसे बिहार हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया, ये सब राज्य अभी भी गरीबी में ही आते हैं। यूपी हो गया, और जैसे महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, ये सब गरीबी वहाँ पे कम है। वहाँ पे गरीबी क्या है? कम है। भारत में निर्धनता का एक और पहलू या आयाम है। प्रत्येक राज्य में निर्धन लोगों का अनुपात एक समान नहीं है। जैसे परिवार में एक समान नहीं है, वर्ग में एक समान नहीं, उसी तरह राज्य में भी एक समान नहीं है। यद्यपि 1970 के दशक के प्रारंभ में राज्य स्तरीय निर्धनता में सुदीर्घकालिक कमी हुई है। निर्धनता कम करने में सफलता की दर विभिन्न राज्यों में अलग अलग है। देखिए, अब आज टाइम जितना भी लगे, टाइम तो थोड़ा सा लग रहा है, लेकिन टाइम जितना भी लगे कोई बात नहीं, इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। तीसरे चैप्टर को एक ही वीडियो में पूरा कंप्लीट करेंगे, क्योंकि कई वीडियो हो जाता है तो ठीक नहीं लगता। एक वीडियो रहेगा, आदमी कम से कम शुरू करेगा तो एक ही वीडियो में ख़त्म कर देगा इस चीज़ को। तो शुरू से लास्ट तक जब देखेंगे चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, तो वर्ष 2011-12 में भारत में निर्धनता अनुपात 22% है। अगर 2011-12 का आंकड़ा ले तो 22% है निर्धनता।
कुछ राज्य जैसे मध्य प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा में निर्धनता अनुपात राष्ट्रीय अनुपात से ज़्यादा है। ठीक है, जैसे बिहार और उड़ीसा क्रमशः 33 और 32% है। साथ दो सर्वाधिक निर्धन राज्य बने हुए उड़ीसा और मध्य प्रदेश। बिहार और उत्तर प्रदेश में ग्रामीण निर्धनता के साथ नगरीय निर्धनता भी अधिक है। तो इसमें यही देखिए मोटा मोटा बताया गया है कि आंकड़ों को बहुत नहीं याद रखना, थोड़ा बहुत तो अब तो मान लीजिए पुराना आंकड़ा है, अब नए आंकड़े आ गए हैं। तो जो असमानता है उसको बताया कि हर राज्य में अलग अलग, जैसे ये राज्य थे केरल हो गया, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, पश्चिम बंगाल, ये सब क्या है, यहाँ पे निर्धनता है लेकिन कम है। ठीक, ये सब अपने यहाँ काम किए हैं और जा करके, जैसे आंध्र प्रदेश क्या किया और तमिलनाडु क्या किया, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पीडीएस सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम, इससे अपने यहाँ परिवर्तन ला दिया है, काफ़ी सुधार लाया है अपने यहाँ। अब हम बात कर लें विश्व स्तर पर, वैश्विक स्तर पर निर्धनता का परिदृश्य। तो विकासशील देशों में अत्यंत आर्थिक जैसे विश्व बैंक की परिभाषा के अनुसार 1.90 होगा, यहाँ पे 1.90, एक पुराना डाटा है, तो मतलब लगभग $2। ठीक है, जीवन निर्वाह करने में वाले लोगों का अनुपात 1990 से के 43% गिरकर 2008 में 22% हो गया। तो ये दिखा रहा है कि मतलब पहले से भी चीज़ें बदली हैं, पहले से लोग अब कम गरीब हो रहे हैं। तो सही बात है, गरीबी में अब गिरावट आई है और गिरावट आएगी, ये चीज़ें इसमें दिया गया है। ठीक, अब हम बात करते हैं आगे की। ये आंकड़ा है, देखिए बिहार में 33.7, बिहार में जबकि साक्षरता दर भी कम है। ठीक, अब हम इसमें देखते हैं निर्धनता के कारण। ठीक, इसके कारण क्या है? तो भारत में निर्धनता के जो है अनेक कारण हैं और इसमें सबसे ऐतिहासिक कारण क्या है? ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन के दौरान आर्थिक विकास का निम्न स्तर। इसमें हुआ क्या कि जब ब्रिटिश सरकार यहाँ पे आई, ब्रिटिश जब यहाँ पे आके कब्जा कर ली पूरी तरीके से, तो वो यहाँ का जो धन था सबसे अधिक लूट कर ले जाके अपने यहाँ रख ली। ठीक है, और वो औपनिवेशिक शासन जो यहाँ पे की, उसी समय से देश अपना गर्त में जाने लगा, उसी समय निर्धनता जो है बढ़ने लगी। औपनिवेशिक सरकार की नीतियों ने पारंपरिक हस्तशिल्पकारी को नष्ट कर दिया। जो परंपरागत जो हस्तशिल्पकारी मतलब हाथ से बनाने वाले जो भी लोग थे उसको खत्म कर दिया, मशीन का उपयोग करने लगा हर चीज में, और वस्त्र जैसे उद्योगों के विकास को हतोत्साहित किया, डिमोटिवेट किया जो वस्त्र उद्योग थे। विकास की धीमी दर 1980 के दशक तक जारी रही। इसके परिणाम स्वरूप रोजगार के अवसर घटे और आय की वृद्धि दर गिर गई। इसके साथ साथ जनसंख्या में उच्च दर में वृद्धि हुई। जनसंख्या वृद्धि जैसे 1951 में तो लगभग 40 करोड़ जनसंख्या थी। 1951 में 40 करोड़ जनसंख्या थी और आज 2011 की जो जनगणना हुई है उस समय 121 करोड़ जनसंख्या हो गई है। मतलब 60 साल में कितना हो गया? 80 करोड़ जनसंख्या, कितनी तेजी से। और जबकि 1921 में 1921 में ऋणात्मक जनसंख्या को भी दर्ज किया गया था। तो जनसंख्या वृद्धि भी एक तरह से कहिए तो गरीबी है। अगर हम बात करें चाइना की, तो चाइना में भी जनसंख्या ही है लेकिन वहाँ पे गरीबी जो है थोड़ा कम है, वहाँ पे गरीबी कम है। जबकि चाइना जो है अपना पूरा डाटा नहीं देता है, डाटा छिपाता है, लेकिन फिर भी वहाँ पे तो कम है। इन दोनों ने प्रति व्यक्ति आय की समृद्धि दर को बहुत कम कर दिया। आर्थिक प्रगति को बढ़ावा और जनसंख्या नियंत्रण दोनों मोर्चों पर असफलता के कारण निर्धनता का चक्र बनता रहा। सिंचाई और हरित क्रांति के प्रसार से कृषक क्षेत्र में रोजगार के अनेक अवसर सृजित हुए, लेकिन इनका प्रभाव भारत के कुछ भागों तक ही सीमित रहा। सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रकों ने कुछ रोजगार उपलब्ध कराए, लेकिन ये रोजगार तलाश करने वाले सभी लोगों के लिए पर्याप्त नहीं हो सके। ठीक है, और शहरों में उपयुक्त जैसे नौकरी पाने में असफल लोग क्या करने लगे? अनेक लोग रिक्शा चलाने लगे, कुछ सामान बेचने लगे,
घर निर्माण में मिस्त्री का राजमिस्त्री काम करने लगे, घरेलू नौकर बन गए, या आदि रूप में काम करने लगे। अनियमित और कम आय के कारण ये लोग महंगे मकानों में नहीं रह सकते थे, वे शहरों से बाहर झुग्गियों में रहने लगे। और निर्धनता की समस्याएं जो मुख्य रूप से एक ग्रामीण परिघटना थी, नगरीय क्षेत्र की भी एक विशेषता बन गई। ठीक है। उच्च निर्धनता दर की एक और विशेषता आय असमानता रही है। इसका एक प्रमुख कारण भूमि और अन्य संसाधनों का असमान वितरण। हमने बताया कि नहीं, जो भूमि वितरण है वो भी असमान वितरित है। इसको हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था, कैसे किसानों का भूमि जो है इधर उधर बांटा गया है। हम किसी सार्थक ढंग से इस मुद्दे से नहीं निपट सके। ग्रामीण क्षेत्रों में परिसंपत्तियों के पुनर्वितरण पर लक्षित भूमि सुधार जैसी प्रमुख नीति पहल को ज़्यादातर राज्य सरकारों ने प्रभावी ढंग से कार्यान्वित नहीं किया। जैसे भूमि सुधार अधिनियम जो आया, लेकिन फिर भी बहुत ऐसे स्टेट गवर्नमेंट हैं कि वो पूरी तरह से इसको लागू नहीं किया है, पूरी तरह से इसको अभी पहल इस पर नहीं किया है, क्योंकि भारत में भूमि संसाधनों की कमी निर्धनता का एक प्रमुख कारण रही है। भूमि संसाधनों की कमी भी एक निर्धनता का कारण रहा है। इस नीति का उचित कार्यान्वयन करोड़ों ग्रामीण निर्धनों का जीवन सुधार सकता था, अगर सही प्रकार से भूमि का वितरण किए रहते कि कैसे भूमि वितरण करना है। जिसके पास भूमि थोड़ा भी नहीं है और किसी के पास भूमि बहुत ज़्यादा है, ये कहाँ तक सही है। सबको भूमि थोड़ा थोड़ा जैसे जिसको था उस हिसाब से अगर बंटवारा होता तो शायद आज स्थिति ये नहीं होती, शायद इतनी गरीबी आज नहीं होती, कम होती। लेकिन एक वर्ग ऐसा है जिसके पास थोड़ा भी नहीं है, एक वर्ग ऐसा है कि उसके पास इतना है कि पूछना ही नहीं है। तो जैसे अन्य सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारक भी निर्धनता के लिए उत्तरदायी। सामाजिक सांस्कृतिक कारक की अगर हम बात कर लें तो हम बात करते हैं, एक उदाहरण समझाते हैं, एक जीवंत उदाहरण आपको देते हैं, एकदम जैसे रियल उदाहरण। गांव में जो लोग रहते हैं अक्सर वो लोग इस चीज़ को महसूस किए होंगे। अगर आप सामान्य परिवार से हैं, एक गांव से हैं, तो इस चीज़ को आप महसूस किए होंगे कि होता क्या है कि एक गरीब आदमी है, उसके घर में अगर किसी की मृत्यु हो जाती है, वो बीमार रहा कई साल से, 4 साल 5 साल 2 साल से वो बीमार था, और उस परिवार के लोग उसके यहाँ पैसा लगाते लगाते परेशान, फिर भी वो ठीक नहीं हुआ। अंत में क्या होता है, उनकी इलाज के अभाव में उसकी मृत्यु हो जाती है। एक तो पैसे की दिक्कत, उसने इलाज कराया लगातार कई सालों तक, कई साल इलाज कराने के बाद भी वो बच नहीं सका। लेकिन अब वो क्या करेगा कि उनकी मृत्यु हो जाने के बाद अब उसको सामाजिक दायित्व निभाने हैं, उसको सांस्कृतिक जो कार्य हैं उसको करने हैं, सामाजिक कार्य हैं उसको करना है, कि अब उसका तेरही कराएगा, मृत्यु भोज कराएगा। जबकि एक तरह से कहिए तो एक तो अभी उसके ऊपर बोझ था ही, कैसे भी कर्ज लेकर के वो अपना इलाज करा रहा था, एक बोझ और आ गया उसके ऊपर। ठीक, तो ये भी एक उत्तरदायी है गरीब होने का, ये भी एक कारण है। गांव में लोग ये भी एक बार भी नहीं पूछने आएंगे कि नहीं आप अगर कर रहे हैं काम, ये जो इनका मृत्यु भोज करा रहे हैं, गांव में अगर साधारण भाषा में कहें, सिंपल भाषा में, इसको लोग तेरही कहते हैं, तो ये कहाँ से कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, आपके पास व्यवस्था है कि नहीं है, कोई पूछने नहीं आता है। वो क्या कहने आते हैं कि अच्छा ये और डिश बताने आएंगे, ये चीज़ बनवाइएगा, वो व्यंजन बताने आते हैं, ये चीज़ करिएगा, ये चीज़ अच्छा ये कम पड़ रहा है इसको और जोड़ दीजिएगा। अब वो व्यक्ति इतना दब जाता है कर्ज से, इतना दब जाता है पैसे रुपए चाहे हर चीज़ से, कि वो आगे कुछ कर ही नहीं पाता। होगा क्या कि वो काम करने के बाद जब भी उसके पास पैसे आएंगे और वो जो कर्ज लिया हुआ है उसको वो भरेगा, ठीक है, उसको वो ख़त्म करना चाहेगा, लेकिन सुधार कैसे आएगा उसके जीवन में, नहीं आ पाएगा। ये भी एक कारण है। अति निर्धनों सहित भारत में लोग सामाजिक दायित्वों और धार्मिक अनुष्ठानों के आयोजन में बहुत पैसा खर्च करते हैं। बहुत ऐसे लोग हैं कि शादी विवाह में करोड़ों अरबों खर्च करते हैं, लेकिन वो एक बार भी नहीं सोचते कि जो करोड़ों अरबों खर्च कर रहे हैं
वो हम किसी की मदद करके उसके बेटी की शादी या उसके बहन की शादी भी हम करवा सकते हैं कम खर्च में। अभी ये जल्दी ही, हमको लगता है कि 4-5 दिन पहले की बात है, कोई नागर हैं, आईएएस हुए हैं, शादी किए हैं, कोई नागर, नाम पूरी तरह से याद नहीं आ रहा है, कोई नागर हैं, वो शादी किए हैं मात्र 101 रुपये लेकर के, ठीक है, और कोई वीआईपी व्यवस्था नहीं, कोई वीआईपी ट्रीट नहीं, मात्र 11 लोग और 101 रुपये लेकर के उन्होंने शादी किया। ये एक बहुत बड़ी बात है। वो चाहते तो लाखों करोड़ों खर्च कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। तो ऐसे ही सबको कदम उठाना पड़ेगा, सबको आगे आना पड़ेगा कि नहीं, हम कैसे खर्च को बचा करके उस खर्च को हम कहीं और लगा सकते हैं, तब जाकर के गरीबी कहीं कम होगी। जैसे छोटे किसानों को बीज, उर्वरक, कीटनाशकों जैसे कृषि आगतों की खरीदारी के लिए धनराशि की जरूरत है, तो पैसे की जरूरत पड़ती है छोटे किसानों को, चाहे कोई भी किसान हो। और वो क्या करते हैं कि उनके पास जो पैसे आते हैं वो कर्ज में भी और वो हो जाते हैं, जो कर्ज लिया हुआ है उसी में देने में रह जाते हैं, तो फिर अगला फसल उगाने के लिए फिर कर्ज लेना पड़ता है। क्योंकि निर्धन कठिनाई से ही कोई बचत कर पाते हैं, वे इनके लिए कर्ज लेते हैं। निर्धनता के लिए चलते पुनः भुगतान करने में असमर्थता के कारण वे ऋणग्रस्त हो जाते हैं। अतः अत्यधिक ऋणग्रस्तता निर्धनता कारण और परिणाम दोनों। हम बताया ना कि कर्ज लेते हैं और कर्ज भरते भरते ही वो परेशान हो जाते हैं, तो वो क्या है, निर्धनता का कारण भी है और उसका परिणाम भी है। अब हम बात करेंगे निर्धनता निरोधी उपाय। क्या क्या उपाय हैं निर्धनता निरोधी, क्या क्या, कैसे निर्धनता को कम किया जा सकता है। कोई भी इस पे बात नहीं कर सकता कि नहीं हम 100% गरीबी ख़त्म कर देंगे, 100% निर्धनता ख़त्म कर देंगे। कम हो सकती है, ख़त्म करना तो थोड़ा सा असंभव लगता है। निर्धनता उन्मूलन भारत की विकास रणनीति का एक प्रमुख उद्देश्य रहा है। सरकार की वर्तमान निर्धनता निरोधी रणनीति मोटे तौर पर 2 कारकों, आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहन देना। आर्थिक समृद्धि में प्रोत्साहन पे थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ता है, बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। आर्थिक समृद्धि में यही देखा, जीडीपी देखा जाता है। तो इसमें क्या होता है कि अब आय बढ़ रहा है, अगर मान लीजिए कि अंबानी का आय बढ़ा, वो जीडीपी में काउंट होगा, तो उनको तो उससे तो अंबानी को फ़ायदा है ना, एक गरीब आदमी को क्या फ़ायदा है। तो आर्थिक समृद्धि तो हो गई, लेकिन एक गरीब आदमी को फ़ायदा नहीं हुआ। तो इसलिए इसका बहुत विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ता है इसको प्रोत्साहन देने पर। लक्षित निर्धनता निरोधी के कार्यक्रमों पर निर्भर है, ठीक है। अगर हम बात करें तो 1980 के दशक के आरंभ तक समाप्त हुए 30 वर्ष की अवधि के दौरान प्रति व्यक्ति आय में कोई वृद्धि नहीं हुई और निर्धनता में भी अधिक कमी नहीं आई। 1950 के दशक के आरंभ में आधिकारिक निर्धनता अनुमान 45% तक का था और 1980 के दशक के आरंभ में वही बना रहा, ठीक है। ये इसमें ये चीज़ें दी गई कि आर्थिक समृद्धि जो है भारत की विश्व में सबसे अधिक रही है, ठीक। अब हम इसमें बात करते हैं, इन परिस्थितियों में लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रमों की स्पष्ट आवश्यकता है। यद्यपि ऐसे अनेक योजनाएं हैं जिनको प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से निर्धनता कम करने के लिए बनाया गया है। उनमें से कुछ का उल्लेख क्या है, जैसे ये मनरेगा की बात कर लें, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना, ठीक है, ये 2005 जो है आजीविका को अशिक्षित करने के लिए। इसमें क्या है कि 100 दिन का रोजगार की गारंटी दी जाती है कि नहीं 100 दिन का काम आपको मिलेगा ही, ठीक। इसका उद्देश्य सतत विकास में मदद करना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में मदद करना है, ताकि सूखा, वन कटाई और मिट्टी के कटाव जैसी समस्याओं से बचाया जा सके। इस प्रावधान के तहत 1/3 रोजगार महिलाओं के लिए सुरक्षित किया गया है। देखिए 1/3 यहाँ पे भी आरक्षण है। इस स्कीम के तहत 4.78 करोड़ परिवार को 220 करोड़ प्रति व्यक्ति रोजगार उपलब्ध कराया गया है। इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं का हिस्सा क्रमशः 23%, 17% एवं 53% है और औसतन 2006-07 में 65 रुपये से बढ़ाकर 132 रुपये और बस 2013-14 में कर दिया गया, लेकिन इस समय तो ज़्यादा है। राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष भी स्थापित करेगी। इसी तरह राज्य सरकारें भी योजनाएं के कार्यान्वयन के लिए राज्य रोजगार गारंटी कोष, वो मनरेगा के लिए क्या बनेगा, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष
और राज्य में राज्य रोजगार गारंटी कोष। कार्यक्रम के अंतर्गत अगर आवेदक को 15 दिन के अंदर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया तो वह दैनिक बेरोजगार भत्ते का हकदार होगा। किसी किसी राज्य में या किसी किसी देश में दैनिक बेरोजगारी भत्ता भी मिलता है। हमारे यूपी में भी मिला कुछ समय, फिर बंद हो गया। और राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम भी, ठीक है, 2004 में देश के सबसे पिछड़े 150 जिलों में लागू किया गया। जैसे उस समय पंचवर्षीय योजना जो था, 5वीं पंचवर्षीय योजना में जो उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी, उस समय गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। तो होता क्या है कि गरीबी हटाने की बात करते हैं तो गरीब होता क्या, कभी कभी गरीबी हटाने के लिए लोग सोचते हैं गरीबी को हटा दें, तो ऐसे नहीं काम चलता है। अब मान लीजिए कि कोई भी एक व्यक्ति है, गरीब है, ठीक है, गरीब है, उसको हम 100 रुपये दे देंगे तो क्या उससे गरीबी खत्म हो जाए? आज दे देंगे तो कल दे देंगे, परसों दे देंगे, गरीबी खत्म हो जाएगी? लेकिन नहीं, उसके लिए सिर्फ एक ही उपाय है कि उसकी एक ऐसी व्यवस्था कर दें जिससे वो अपना दैनिक जीवन या दैनिक उसकी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उसको वो पूरा कर सके। उससे उसको एक परमानेंट व्यवस्था ऐसा दे देंगे। मान लीजिए उसको 100 रुपये दे देंगे, ठीक है, कल के दिन तब तक दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, चौथा आएगा, कितने को देंगे? तो इससे गरीबी नहीं खत्म होगी। तो तमाम तरह की योजनाएं भी चल रही हैं, जैसे प्रधानमंत्री रोजगार योजना, ये भी एक योजना है, ठीक है, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, प्रधानमंत्री ग्राम योजना योजना 2000 में आरंभ किया गया। तो ऐसे तमाम तरह की कार्यक्रम हैं। अंत्योदय अन्न योजना है, ठीक। अब हम बात करेंगे भावी चुनौतियां। भारत में निर्धनता में निश्चित रूप से गिरावट आई है, सही बात है, गिरावट आई है, लेकिन प्रगति के बावजूद निर्धनता उन्मूलन भारत की एक सबसे बाध्यकारी चुनौती है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में और विभिन्न राज्यों में निर्धनता में व्यापक असमानता है। कुछ सामाजिक और आर्थिक समूह निर्धनता के प्रति अधिक असुरक्षित है। आशा की जा रही है कि निर्धनता उन्मूलन अगले 10 से 15 वर्षों में अधिक प्रगति होगी। यह मुख्यतः उच्च आर्थिक समृद्धि, सार्वजनिक निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा पर जोर तथा जनसंख्या विकास में गिरावट। अब चाइना कैसे डेवलप हुआ? वो 1 चाइल्ड पॉलिसी लेके आया था, लेकिन भारत में ऐसा कुछ नहीं है। जबकि पॉपुलेशन पे काम करना चाहिए गवर्नमेंट को। महिलाओं और समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बढ़ते सशक्तिकरण के कारण संभव हो सकेगा, ठीक है। लोगों के लिए निर्धनता की आधिकारिक परिभाषा उनके केवल एक सीमित भाग पर लागू होती है। यह न्यूनतम जीवन निर्वाह के उचित स्तर की अपेक्षा जीवन निर्वाह के न्यूनतम स्तर के विषय में है। अनेक बुद्धिजीवियों ने इसका समर्थन किया है कि निर्धनता की अवधारणा का विस्तार मानव निर्धनता तक कर देना चाहिए। हो सकता है कि बड़ी संख्या में लोग अपना भोजन जुटाने में समर्थ हों, लेकिन क्या उनके पास शिक्षा है या घर है या स्वास्थ्य सेवा की सुविधा है कि नहीं, ठीक है। रोजगार की सुरक्षा, आत्मविश्वास, वे जाति और लिंग पर भेदभाव से मुक्त, ये सब भी चीज़ें हैं। बाल श्रम की प्रथा अब भी प्रचलित है, सही बात है। विश्वव्यापी अनुभव बताते हैं कि विकास के साथ निर्धनता की परिभाषा भी बदलती है। निर्धनता उन्मूलन हमेशा एक गतिशील लक्ष्य है। आशा है कि हम अगले दशक के अंत तक सभी लोगों को केवल आय के संदर्भ में न्यूनतम आवश्यक आय उपलब्ध करा सकेंगे। सभी को स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और रोजगार सुरक्षा उपलब्ध कराना, लैंगिक समता तथा निर्धनों का सम्मान जैसी बड़ी चुनौतियां हमारे लक्ष्य होंगे। ये और भी बड़े काम होंगे, ठीक है। इतनी बातें हमने देखी। अगर हम इसका पूरा एक देखें तो इसमें हमने क्या बात किया, निर्धनता के कितने आयाम है, कितने डायमेंशन, इस पर बात किया। इससे निर्धनता रेखा की अवधारणा के द्वारा मापा जाता है और इस अवधारणा के द्वारा हम अपनी निर्धनता में मुख्य वैश्विक तथा राष्ट्रीय प्रवृत्तियों का विश्लेषण किया गया है। परंतु हाल के वर्षों में निर्धनता का विश्लेषण सामाजिक अपवर्जन जैसे अनेक नई अवधारणाओं का द्वारा समृद्ध हो रहा है। इस प्रकार चुनौतियां भी बढ़ती जा रही हैं क्योंकि विद्वान लोग इस अवधारणा का मानव निर्धनता में विस्तार कर रहे हैं, ठीक है। देखिए, इतनी बातें हमने देखी कि जो निर्धनता क्या है, एक चुनौती है, ठीक है, चुनौती है, लेकिन निर्धनता को हम कम भी तो कर सकते हैं। तो कैसे कम कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, इसके बारे में हमने डिस्कस किया कि, और हम इसके बाद एक और चैप्टर है, चौथा चैप्टर, उसके बारे में हम बात करेंगे। चौथे के बाद हम फिर लेकर के आएंगे क्लास 10th की एनसीईआरटी,
जो क्लास 10th की एनसीईआरटी है, ठीक है, उसमें क्या क्या डायमेंशन है, क्या क्या चीज़ें उसको हम देखेंगे। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ आप सभी लोग इस चैनल को शेयर करते चलें, ठीक है, लाइक करते चलें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करते चलिए। तो सभी लोग को बाय, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।